ठीक है, अब मैंने आपको क्या बता दिया, इन रिस्पॉन्स टू मेमोरी जो सेल्स बनती होती है वो क्या हो गई हमारे पास, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर आ जाती है। फिर इसके बाद कह रहा है कि दिस मीन्स व्हेन आवर बॉडी इनकाउंटर्स पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम इट प्रोड्यूस प्राइमरी रिस्पॉन्स। प्राइमरी रिस्पॉन्स भी याद रखना है कि जब पहली बार आपके शरीर किसी भी पैथोजन या बैक्टीरिया से मिलती होती है तब वो क्या होता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी रिस्पॉन्स कहते होते हैं, विच इज़ लो इंटेंसिटी। ठीक है, उसकी इंटेंसिटी क्या होएगी, कम होएगी। सब्सिक्वेंट इनकाउंटर विद द फ्रीक्वेंट पैथोजेंस एलाइड्स एज अ हाईली इंटेंसिफाइड सेकेंडरी और एनेस्थेटिक रिस्पॉन्स। मतलब उसी वायरस या उसी बैक्टीरिया का कंटिन्यूअस आपके बॉडी पे एक्सपोजर होना, इसको हम सेकेंडरी या तो उस बैक्टीरियल डोज का इंटेंसिफाइड वर्जन बोलते होते हैं। ठीक है, पता चल गया प्राइमरी और सेकेंडरी। स्टार्ट नहीं किया था, फिर कैसा चला। हाँ, अभी सेकेंडरी नहीं हुआ, वो इंटेंसिफाइड उसी का वर्जन अभी आ गया है। तो अभी जाओ, तभी तो मैं कह रही थी, अब मुझे आवाज़ ना आया तभी मैंने बोला था रूबल के पास बैठ जाओ आराम से। ठीक है, सेकेंडरी और नहीं, इसको सेकेंडरी भी बोलेंगे और हमारे पास एनेस्थेटिक रिस्पॉन्स भी बोलते होते हैं। लगा पता? प्राइमरी कौन सा था, जब लो डोज में पहली बार आपको एक्सपोजर मिलेगा, उसके बाद अगर ज़्यादा डोज उसकी मिलेगी और फ्रीक्वेंटली उसी बैक्टीरिया या वायरस का एक्सपोजर होता रहेगा तो सेकेंडरी हो सकती है या एनेस्थेटिक रिस्पॉन्स इसको हम कहते हैं। दोनों वहीं पे लिखा हुआ, बस हाईलाइट नहीं किया हुआ है। मिल गया आपको? This is described to the fact that our body appears to have memory of the first encounter। ठीक है, अब आपकी बॉडी जो है इसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स कैसे करेगी, जैसे उसने पहले वाले के कंपेयर में रिस्पॉन्स बना के रखा होगा। मतलब ठीक है, पहले वाली जो भी आपकी चीज़ें थी उसके लिए कुछ मेमोरी सेल्स बना के रखे रहते हैं। क्या रहते, प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्सेज आर कैरिड आउट with the help of two special types of lymphocytes। ठीक है, अब प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स आपकी बॉडी ने दो स्पेशल टाइप के सेल से लर्न करके रखा होगा। लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट इन अवर, कौन सा, बी एंड टी लिम्फोसाइट, जो आप मुझसे बार बार पूछते रहते हो कि मैम ये क्या होता है, बी एंड टी लिम्फोसाइट्स। लग गया पता? ठीक है, आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स है इन द फॉर्म ऑफ बी एंड टी लिम्फोसाइट्स रहती है। क्या द बी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस्ड एन आर्मी ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, बी लिम्फोसाइट्स कैसे करती है, प्रोड्यूस कैसे करती है, आर्मी ऑफ प्रोटीन्स इन रिस्पॉन्स टू पैथोजन इनटू आवर ब्लड टू फाइट विद देम। बी लिम्फोसाइट क्या निकालती है, अपनी आर्मी ऑफ प्रोटीन्स निकलवाती है और कहाँ पे भेजती है, ब्लड में भेजती है कि भाई जाके देख कौन सा पैथोजन आया है और उससे फाइट करके निकाल देना है। दीज प्रोटीन्स आर कॉल्ड एंटीबॉडीज। तो किसने भेजा है एंटीबॉडी, सबसे पहले बी सेल ने भेजा है। कहाँ पे भेजा है, ब्लड स्ट्रीम में भेजा है और उसको कहते हैं एंटीबॉडीज। द टी सेल देमसेल्फ डू नॉट सिक्रीट एंटीबॉडीज। ठीक है, टी सेल क्या करता है, कोई भी एंटीबॉडीज नहीं निकालता है, बट हेल्प करता है बी सेल को एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करवाने में। ईच एंटीबॉडीज मॉलिक्यूल्स हैज़ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। ठीक है, स्ट्रक्चर के बीच में आप देखोगे कैसे कैसे कौन दिख रहा होगा, 1 2 3 4, इसको कहते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। 1 2 3 4, इनको हम क्या कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन। 1 2 3 4, ये भी कुछ और, ये आपके 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। आ जाओ, ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स हैज़ 4 पॉलीपेप्टाइड। उसमें क्या है, 2 कैसे होते हैं, इसमें लाइट चेन होते हैं एंड लॉन्गर कॉल्ड हैवी चेन। जो पूरी बड़ी सी डंडी है वो कौन सी है, हैवी वाली, दिख रही है, लेबल किया हुआ है। ठीक है, और छोटी वाली साइड वाली कौन सी है, यहाँ पे लाइट चेन। मिल गई? बस आपको एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करने को आएगा तो ऐसे ही करना है। फिर कह रहे हैं हेंस एन एंटीबॉडीज इज रिप्रेजेंटेड एज H2L2। समझ गए, हैवी टू लाइट टू।
डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी। अब एंटीबॉडीज के टाइप देख लो, जो मैं आपको बता रही थी कौन कौन से टाइप होते हैं। एंटीबॉडीज IgA, M, E और G। कितने हैं, रिपीट करो। E, G। E मैंने आपको बता दिया मोस्टली कहाँ से, मदर टू बेबी में पास होता है। अ कार्टून ऑफ एन एंटीबॉडी इज गिवन इन द फिगर, मतलब ऐसा एग्जैक्टली तो एंटीबॉडी नहीं होता है, बट हमने एक स्ट्रक्चर जो बना रखा है जिसे हम समझते हैं, वो आपको 7.4 नंबर फिगर में गिवन है। कह रहे बिकॉज दीज एंटीबॉडीज आर फाउंड इन ब्लड, दीज द रिस्पॉन्स इज कॉल्ड हेमेरो इम्यून रिस्पॉन्स। अब डेफिनेशंस आपको यहाँ से बनती जाएगी। आज आपको काफ़ी सारी डेफिनेशन मिल गई होगी। इंटरफेरॉन्स किसको कहते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी रिस्पॉन्स किसको कहते हैं, इसके बाद ये ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है, लास्ट क्वेश्चन फुल फॉर्म ऑफ PMNL न्यूट्रोफिल्स किसको कहते हैं। ठीक है, PNML न्यूट्रोफिल्स। तो यहाँ पे अब इसके कह रहा है कि दिस इज वन ऑफ द टू टाइप्स ऑफ आवर एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स। पहला कौन सा होगा, अब आपको देख लो, इनेट कितने तरह की, 4 तरीके की थी ना, तो एक्वायर्ड भी 2 तरीके की होती है। एक होगा एंटीबॉडी मीडिएटेड, एक होगा सेल मीडिएटेड। ठीक है, पहला कौन सा होगा, एंटीबॉडी मीडिएटेड, दूसरा सेल मीडिएटेड आएगा आपका। तो कह रहे दिस इज वन ऑफ द 2 टाइप ऑफ द एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स एंटीबॉडी मीडिएटेड, जिसमें ऐसा केस जहाँ पे आपके बी सेल ने एंटीबॉडीज बनाई है पैथोजन के लिए और टी सेल ने हेल्प किया है, इस टाइप ऑफ रिस्पॉन्स को क्या बोलोगे, एंटीबॉडी मीडिएटेड रिस्पॉन्स। मतलब पूरा खत्म करने के बाद लास्ट में उन्होंने बताया है कि ये कौन सा है, एंटीबॉडी मीडिएटेड। सेल मीडिएटेड की ऊपर वाली लाइन में हाईलाइटेड किया हुआ है, मिला नहीं मिला, ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स लिखा है, उसके आगे पढ़ो, दिस इज वन ऑफ द टाइप ऑफ 2 टाइप ऑफ आवर एक्वायर्ड कॉल्ड एंटीबॉडी। पहला ये जो पढ़ा ना आपने पूरा, अभी सेकंड टाइप हाँ अब करेंगे, अभी जो ऊपर कर लिया उसको क्या कहा हमने, एंटीबॉडी मीडिएटेड। लगा पता, रिपीट करूँ, कुछ पूछना है बोल, क्लियर है, एंटीबॉडी मीडिएटेड किसको कहा आपने। दूसरा कह रहा है इन्होंने, कहाँ पे चला गया, कि द सेकेंड टाइप इज कॉल्ड सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, CMI। फुल फॉर्म सारे इकट्ठे करते जाना आप लोग। द T लिम्फोसाइट्स मीडिएटेड CMI। पहले में क्या हुआ था, B लिम्फोसाइट से क्या निकल रहे थे, एंटीबॉडीज, और T सेल उसको हेल्प कर रहा था। अब दूसरे वाले में देखो क्या कह रहा है, इसमें क्या होगा, T लिम्फोसाइट मीडिएटेड रिस्पॉन्स करना है। तो कह रहे हैं कि व्हेन सम ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स ऑर्गन्स लाइक हार्ट, आई, लीवर, किडनी फॉल कर देता है, फंक्शन फेल हो जाता है। ठीक है, ट्रांसप्लांटेशन इज द ओनली रेमेडी टू अनेबल द पेशेंट टू लिव अ नॉर्मल लाइफ। अगर किसी केस में किसी भी पेशेंट का ऑर्गन जो आई, लीवर, किडनी है वो खराब हो चुका है और इसका एक ही रेमेडी मिल रहा है कि हमें क्या करना है, इसको ट्रांसप्लांट करना है। तो देन सर्च ऑफ अ बिगन, डोनर का क्या हो जाता है, सर्च शुरू हो जाता है कि हाँ भाई कहाँ से डोनर लाना है, क्या लाना है। वाई इज दैट देन ऑर्गन कैन नॉट बी टेकन फ्रॉम जस्ट एनीवन। कहते हैं ना सर्च करना है, मैच ढूंढना है, तो बुक आपसे पूछ रहा है कि ऐसे ही किसी का क्यों नहीं ले लेते, जो देने वाले ले लो उसका ले लो, किसी का भी तो क्यों नहीं लेते, इम्यून सिस्टम रिजेक्ट कर देता है। हाँ जी, तो वही बात आती है कि हमारी इम्यून सिस्टम उसको रिजेक्ट कर देगी। तो आगे लिखा हुआ ग्राफ्ट्स फ्रॉम जस्ट एनी सोर्स, मतलब ग्राफ्ट का मतलब जो देता है ना उसको हम ग्राफ्ट बोलते होते हैं, देने वाले को, कि ग्राफ्ट फ्रॉम एनी सोर्स an animal, another primates or any human beings cannot be made since the graft would be rejected sooner or later। मिला कि नहीं मिला, ग्राफ्ट मतलब जो दे रहा है, देने वाला, ठीक है, जो दे रहा है आपको कोई ऑर्गन, उसको यहाँ पे ग्राफ्ट्स बोलते हैं हम, ठीक है, हाँ जी, जो डोनर होता है। तो कह रहा है ये जो ग्राफ्ट्स है ना, अगर आप कहीं से भी ले लोगे, किसी एनिमल से या प्रीमेट, मतलब प्रीमेट्स का मतलब समझते हो ना, जो मिलते जुलते एनिमल्स वगैरह होते हैं उनसे, या किसी भी रैंडम ह्यूमन बीइंग से ले लोगे, तो वो आपका या तो तुरंत रिजेक्ट हो जाएगा या थोड़े टाइम के बाद वो आपकी इम्यून सिस्टम जो है उसको रिजेक्ट करके ही मानेगी।
tissues matching blood group matching are essentials before undertaking any graft transplantation. graft का मतलब कोई organ लेना, transplantation का मतलब एक body से दूसरे body में उसको transplant करना. And even after this the patient has to take immunosuppressant all his life या हर लाइफ. मतलब कह रहा है कि अगर आपको मैंने लिवर या किडनी की ट्रांसप्लांटेशन कर दी है, ठीक है, डोनर मैच करके टिश्यू वगैरह सब कुछ मैच करके दे दिया, इसके अलावा भी आपको पूरी ज़िंदगी इम्यून सिस्टम को दबाने वाली दवाई खानी पड़ेगी, पूरी ज़िंदगी खानी पड़ेगी. अगर नहीं खाया, क्योंकि आपके बॉडी को पहचान हो जाएगी कि ये भाई मेरा सामान नहीं है, वो उसको रिजेक्ट करके ही मानेगा. ठीक है, तो इसीलिए उसको दबाने के लिए आपको हमेशा टाइम टू टाइम दवाई खाना पड़ेगा. इसमें लिखा हुआ द बॉडी इज एबल टू डिफ्रेंशिएट सेल्फ एंड नॉन सेल्फ एंड सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्राफ्ट रिजेक्शन. तो ऐसी मीडिएशन कब होती है, ऐसा काम कब शुरू हो जाता है आपकी बॉडी में, जब आपने कोई बाहर की चीज़ अपनी बॉडी में इम्प्लांट करवा ली है तब. ठीक है, हाँ वो इनहेरेंट इम्यूनिटी में इफेक्ट करेगा. हाँ करेगा, करता होता है. ठीक है, सप्रेस इम्यून सिस्टम को ही सप्रेस कर दिया ना उसने, इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर दिया, मतलब जो जितना एक्टिव पहले रहा होगा आपका बी सेल वो उतना नहीं रहेगा, वो थोड़ा दबेगा ही दबेगा. ठीक है, तो इम्यूनो सप्रेसेंट्स बहुत ज़्यादा कभी ऐसे भी हमें नॉर्मल भी नहीं खाने चाहिए, पर कई बार आपने सुना होगा ऑटो इम्यून डिजीज़ होते हैं. ठीक है, सुना है ऑटो इम्यून डिजीज़ के बारे में? कोई भी एक डिजीज़ को स्टोरी बता सकते हो, किसी का कुछ सुना हो, क्या होता है इसमें? हाँ जी, ऑटो इम्यून में आपकी बॉडी के सेल्स, ठीक है, कोई और नहीं, सेल्स, सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स पढ़ रहे हो ना, आपके बॉडी के सेल्स अपने सेल्स को ही नहीं पहचानते हैं और वो उसी को मारने लगते हैं. ड्यू टू कुछ भी प्रॉब्लम आपके बॉडी के सेल्स उसको ही किल करना स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है, तो इस केस में क्या दिया जाता है पेशेंट को? इम्यूनो सप्रेसेंट दिया जाता है, जिसकी वजह से उस पेशेंट की इम्यूनिटी क्या हो जाती है, ऑलरेडी वीक हो जाती है. ठीक है, लगा पता? ऑटो इम्यून का सबसे कॉमन एग्जांपल है जो मतलब मेरे घर में भी है, मुझे खुद को भी लेग्स पे ऐसे ब्लैक ब्लैक से आ जाते हैं. तो इसमें क्या होता है, मेरे केस में क्या हो रहा है, स्किन में जो स्किन सेल है ना, अब मेरे लग रहा है कि ये मेरी स्किन का सेल नहीं है, कुछ भी है, वो उसको जाके बार बार मार देते हैं. तो जाके वो वहाँ पे कुछ भी ब्लैक सा, रेड सा, डिपेंडिंग अपॉन पर्सन टू पर्सन बस चीज़ें हो जाती है. तो इस केस में क्या होगा, मुझे इम्यूनो सप्रेसेंट दिए जाते हैं लो, जिसकी वजह से मेरी इम्यूनिटी इतनी वीक हो जाती है कि नॉर्मल कोल्ड और कफ जो होते हैं 7 डेज़ में ठीक होना चाहिए, मुझे 14 to 15 डेज चला जाता है कोल्ड. ठीक है, तो आपकी सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स समझ आ गया. और दूसरा वाला तो यही था आपका बी सेल टी सेल वाला. अब आप हायर क्लासेस में अगर आप जाओगे ना कॉलेजेस में, तो बी और टी की और डिटेलिंग पढ़ाई जाएगी कि CD8 सेल होता है, टी फर्दर 2 टाइप में डिवाइड होगा, काफ़ी अलग अलग चीज़ों में. आप अपनी बुक में देखना, अगर उसमें दे रखा होगा ना और डिटेल में, तो उसको मैं और में करवा दूँगी. चलिए आगे चलते हैं हम एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी पे. पीछे वाला क्लियर है, एक्वायर्ड एंड इनेट. अब आ गया आपका एक्टिव एंड पैसिव. अब वही आ जाएगा, वैक्सीनेशन वगैरह वाली बातें सारी स्टार्ट हो जाएगी. अथर्व लग रहा है पता? एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी कह रहे कि व्हेन अ होस्ट इज एक्सपोज टू एंटीजन. ठीक है, किससे आप एक्सपोज कर रहे हो? एंटीजन से एक्सपोज कर रहे हो, विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ लिविंग और डेड माइक्रोब्स और अदर प्रोटीन्स. किसी भी फॉर्म में हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ लिविंग और डेड माइक्रोब्स और अदर प्रोटीन्स, किसी भी अलग अलग फॉर्म में आपको मिल रहा है. एंटीबॉडीज़ आर प्रोड्यूस्ड इन द होस्ट बॉडीज़. ठीक है, आपको आपके बॉडी में मैं मरा हुआ वायरस डाल दूं या कोई ज़िंदा वायरस डाल दूं, तो आपकी बॉडी उन दोनों के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाना स्टार्ट करेगी ही करेगी. उसका काम है वो करेगी ही करेगी. दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज़ कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी. ठीक है, लगा पता? इसको हम क्या कहते हैं? एक्टिव. आपकी बॉडी ने खुद किया ना, एक्टिवली रिएक्ट किया, तो इसको हम क्या कहते हैं? एक्टिव इम्यूनिटी. एक्टिव इम्यूनिटी इज स्लो एंड टेक्स टाइम टू गिव इट्स फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स. ठीक है, ये स्लो प्रोसेस होता है, लेकिन
ये पूरा इफेक्टिव होता है। एक बार आपकी बॉडी को पता चल गया ना कि अच्छा ये वाला वायरस था, इसके लिए ऐसी प्रोटीन बनानी है, वह फुल्ली इफेक्टिवली उसको क्या करेगा, मार गिराएगा। ठीक है। अब दूसरा कह रहा है एक्टिव इम्यूनिटी इज स्लो एंड टेक टाइम्स बट इट इज फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स इंजेक्टिंग द माइक्रोब्स डेलिबरेटली यूजिंग इम्यूनाइजेशन और infectious organism gaining access into the body during the natural infections या induced active immunity। ठीक है। अगर या तो आपको डेलिबरेटली मतलब इन द फॉर्म ऑफ जो भी आप कह सकते हो किस किस तरीके से वैक्सीन के फॉर्म में, इम्यूनाइजेशन मतलब सुबह जैसे ही बच्चा पैदा होता है इंजेक्शंस लगने शुरू हो जाते हैं, BCG के हो गया, BCG के, पोलियो के, सब चीज़ों के, तो वही कह रहे हैं कि हम डेलिबरेटली हम क्या करते हैं, उसमें क्या करवा रहे हैं, बॉडी में इंजेक्ट करवा रहे हैं और हम अपनी बॉडी को तैयार करते हैं कि भाई कोई भी इन्फेक्शंस वगैरह होगा तो ये चीज़ हमें बचा लेगी। क्या होगा बताएंगे, उसमें बनी बनाई डालेंगे सीरम से। ठीक है, बनी बनाई हम उसके अंदर डालने वाले हैं सारी की सारी चीज़ें। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। कहाँ चले गया? When ready-made antibodies are directly given to protect the body against the foreign agents is called passive immunity। समझ गया? अभी तो आपकी बॉडी मैंने कीड़े मकोड़े डाले थे कि B सेल T सेल जो भी है वो सब एक्टिवेट होके आपके बॉडी में बनाएंगे। ठीक है। बट अभी अगर मेरे को बनी बनाई, बहुत एमरजेंसी है, कोविड वाला केस सुना है ना, उसमें बहुत इमरजेंसी थी, कोई चांसेस ही नहीं थे जिसमें आपको टाइम था कि हाँ भाई हम आराम से बनाएंगे, आपकी बॉडी में डालेंगे तो होगा। उस टाइम हमारी बॉडी में बनी बनाई जिनको ठीक हो रखा था उनसे लेके सीरम से निकाल के हमारी बॉडी में डायरेक्टली उस चीज़ को इंजेक्ट किया गया है। ठीक है, लग गया पता? Do you know why mother milk is considered an essential for the newborn infants? लिखा हुआ है फिर न्यू, हाँ वही वाला आ जाएगा। और कह रहा है यहाँ पे कि द येलोइश फ्लूइड मतलब जो माँ का दूध होता है ना, सबसे पहला जो निकलता होता है उसमें बहुत गाढ़ा थिक होता है और उसको हम क्या कहते हैं, क्लोस्ट्रम। ठीक है, क्लोस्ट्रम इज सेक्रेटेड बाय मदर ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशंस एंड हैज अबंडेंट एंटीबॉडीज IgA टू प्रोटेक्ट इन्फेंट। उसमें पहले भी क्या मिला है आपको, IgA। ये कहाँ से मिला, मिल्क से मिला। अब जो प्लेसेंटा के थ्रू पास होगा अभी आपको आएगा, वो भी बताएंगे। ठीक है, IgA आपका इन्फेंट में चला गया टू प्रोटेक्ट द फीटस ऑल्सो रिसीव सम एंटीबॉडीज फ्रॉम देयर मदर थ्रू द प्लेसेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, कहाँ से मिल रही है, प्लेसेंटा से ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में मिल रही है। दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव के क्या क्या एग्जाम्पल दोगे? हाँ कोई भी बताओ। एक्टिव, वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशंस, ये सब क्या हो गई, एक्टिव। पैसिव में जो आपने क्लोस्ट्रम के थ्रू लिया होगा और प्लेसेंटा के थ्रू हमारी बॉडी में आया होगा। चलो वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशंस क्या होती है वो हम पढ़ेंगे। कह रहे द प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशंस और वैक्सीनेशन इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी। ठीक है, किस पे, कि आपकी बॉडी सेल क्या बना रही है, मेमोरी सेल्स, जो मैं बार बार रिपीट करती होती थी। मेमोरी वाली बात याद आ गई ना, B सेल वाली। इन वैक्सीनेशन अ प्रिपरेशन ऑफ एंटीजेनिक प्रोटीन्स और पैथोजेन, जाके क्या लिखा हुआ है, कैसा होगा, कमज़ोर होगा, वीकेंड होगा, आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बॉडी। जो बताती थी कि आपकी इम्यूनिटी जितनी होगी उससे कम करके, उससे मतलब उसको सहने लायक उस वायरस को कमज़ोर बना के हम अपनी बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं। फीवर आता है आपको जब भी वैक्सीनेशन लगाते हो, तो अगर फीवर आता है ना तो उसको अच्छा माना जाता है, योर बॉडी हैज़ रिस्पॉन्डेड टू द पर्टिकुलर ड्रग यू हैव इंजेक्टेड इन योर बॉडी। अगर नहीं आता तो हम मतलब समझते हैं ठीक ही कहते हैं, बट आना ज़रूरी होता है, अच्छा माना जाता है कि फीवर आया तो हमारी बॉडी ने उसको किया है रिस्पॉन्स करके, तभी तो मेमोरी सेल्स बनाएगा। जब आपको मैंने डाल दिया दवाई, आपके सारे इम्यून सिस्टम सो रखे हैं, तो क्या फ़ायदा उस वैक्सीनेशन का। ठीक है, तो रिस्पॉन्स इज़ नेसेसरी।
फिर कह रहा था एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी अगेंस्ट दोज एंटीजेंस वुड न्यूट्रलाइज द पैथोजेनिक एजेंट ड्यूरिंग द एक्चुअल इन्फेक्शन। तो कह रहा है जो आपको नकली वैक्सीनेशन देके आपके एंटीबॉडीज़ बनवाई थी, वो जब आपके असली में एंटीजेंस आएंगे ना, उनको वो बहुत जल्दी ख़त्म कर देंगे। The vaccination also generate memory B cells and T cells to recognize the pathogens quickly on subsequent exposure or overwhelm of the invaders in the massive production of antibodies। मतलब जैसे ही आपके बॉडी ने उसको मार गिराने का तैयार कर लिया, उसके साथ साथ बी और टी सेल्स को भी मेमोरी की तरह बना के रखती हैं कि जैसे इनिशियल डेज पे ही कुछ बैक्टीरिया वायरसेस आएगा ना, तो उसको उन्हीं टाइम पे निपटा देंगे। स्टार्टिंग डेज में ही उनके लिए भर भर के एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में बैक्टीरिया और वायरस बहुत कम रेप्लिकेट करता है, धीरे धीरे उनके नंबर्स क्या बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे 2 से 4, 4 से 8 ऐसे होता है ना। तो इनिशियल डेज पे ही हमारी बॉडी उसके लिए इतना ज़्यादा एंटीबॉडीज़ बनाती है कि ताकि वो चल पड़ता है। समझ आ रहा है? अच्छा, इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा अच्छा लगा होगा ये टॉपिक आपको। फिर कहाँ पहुँच गए हम? इफ़ अ पर्सन इज इन्फेक्टेड विद सम डिलेड डेडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू विच क्विक इम्यून रिस्पॉन्स इज रिक्वायर्ड एज इन द टेटनेस। ठीक है, टेटनेस के केस में भी बहुत डेडली है होता है ये। वी नीड टू क्या करेगा? आपके पास टेटनेस की वैक्सीनेशन लगी होगी तभी तो मैं आप लोग से उस दिन पूछ रही थी, आप लोगों ने कभी टेटनेस तो लगवाया होगा, कुछ किया तो होता है, तो बीच में कुछ पूछती रहती हूँ आप लोगों से मैं। क्या होता है? फर्टिलिटी रेट गिर जाता है, ये कह रहे हो? डेथ रेट ज़्यादा होता है। हाँ हाँ, बहुत ज़्यादा होता है। मोर्टैलिटी रेट कहते हैं उसको, डेथ रेट। ये तो नहीं पता, फेट हुआ तो ये मुझे समझ नहीं है, पता नहीं मुझे, ये वर्ड तो मैंने सुना नहीं शायद। FED है। अच्छा, फेटल, हाँ हाँ हाँ, वो तो समझ गई। हाँ, वो तो है, बहुत ही ज़्यादा होती है। अगर ये हो गया तो पर्सन गया, वही मैं कह रही हूँ। तभी पूछ रहे थे आप लोगों से, कभी ना कभी तो लगा होगा आप लोगों को टेटनेस का। वैसे नहीं भी लगा हो, जब आप लोग होम में होंगे तो मदर को लग चुका होता है, तो उधर से थ्रू आ चुका होता है। बट डे टू डे लाइफ में भी कभी अगर वैसा कुछ होता है तो हमें इंजेक्शंस लगाना चाहिए। तो सबसे क्या कह रहा है, हम किस केस में, जहाँ पे लिखा हुआ है पर्सन को डेडली माइक्रोर्स, जैसे कि कौन सा आ गया, टेटनेस वाला आ गया, तो वी नीड टू डायरेक्टली इंजेक्ट द परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ और एंटीटॉक्सिन्स। ठीक है, इस केस के लिए हमारे पास इतना टाइम नहीं बचा हुआ है। जैसे आप घुस गया ना टेटनेस आपकी बॉडी में, तो इतना टाइम हमारे में नहीं है कि भाई हम तुम्हें डेडली पहले इनएक्टिवेट वायरस देंगे फिर बनवाएंगे। इस केस में हमें आपकी बॉडी में डायरेक्टली उसके लिए एंटीजन या एंटीबॉडीज़ जो हैं वो इंजेक्ट करनी पड़ती है शरीर के अंदर। ठीक है, डेडली माइक्रोऑर्स में वायरस लिखा हुआ है प्रिपरेशन कंटेनिंग एंटीबॉडीज टू द टॉक्सिन। Even in the case of a snake bite, the injection which is given to the patients contain performed antibodies against the snake venom. This type of immunization is called passive immunization. Difference clear है इसी के अंदर, वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन के अंदर? बताओगे एक बार, मैं फिर रिपीट करूँगी। वैक्सीनेशन में वो वायरस होता है और हमारे पास टाइम होता है कि हम उसके लिए मेमोरी सेल वगैरह बना सकें। ठीक है, आगे। और इम्यूनाइजेशन में शायद एंटीबॉडीज से, वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन एक ही चीज़ है। ठीक है, टर्म एक ही चीज़ होती है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बस इस दोनों में यही फ़र्क है कि अगर हमारे पास टाइम है तो हम इनएडुकेटेड फॉर्म, मतलब उसको थोड़ा सा कमज़ोर करके तब हमारी बॉडी में डाल रहे होते हैं। और अगर कुछ डेडली वायरस या कुछ आ, जैसे कि टेटनेस, स्नेक बाइट, तो इस केस में हम पूरा बना बनाया एंटीबॉडीज़ डालते हैं। तो अब पूछोगे मैम डिफरेंस क्या हो गया? तो डिफरेंस इसमें यही हो गया, जिस केस में रेडीमेड एंटीबॉडीज़ डाल दी उसको आप पैसिव इम्यूनाइजेशन कहोगे, जिसमें आपने वीकेंड वर्जन डाला है उसको आप एक्टिव इम्यूनाइजेशन कहोगे। इम्यूनाइजेशन या तो वैक्सीनेशन लिख दो या इम्यूनाइजेशन लिख दो टर्म। अब ठीक है, फिर कुछ पूछना है, डाउट है इसमें? पक्का वाला है? कंफ्यूज मत करना, जब आपको रेडीमेड बोलूँगी दिया है या बनने वाला है तो क्या लिखना है, एक्टिव लिखना है या पैसिव लिखना है, इस चीज़ में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, हाँ थक गए? कितना टाइम हो गया बताओ?
37 8 से पहले पहले कर ले, ये ज़्यादा हो गया, कम करते। बस अब नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला, एलर्जी। इम्यूनाइजेशन तो ख़त्म होने वाली है, क्या बस रुक जाऊँ? तो ठीक है, बस रुक जाती हूँ 4 लाइनों के बाद, कोई नहीं, जल्दी चले जाओ, यही हो सकता है। ठीक है, नीचे के 4 लाइनें पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजीज हैड अलाउड द प्रोडक्शन ऑफ, क्या लिखा हुआ है, एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड्स ऑफ पैथोजेंस इन बैक्टीरिया। अब ये नया टेक्निक है रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाला, जो अलाउ करता है हमारा प्रोडक्शन ऑफ एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड पैथोजेंस इन बैक्टीरिया इन ईस्ट। मतलब अभी तक हम क्या करते, अभी आपको कोई डिजीज़ हुई होगी तो मुझे जैसे स्नेक काटा था, आप सर्वाइव कर चुके होगे फॉर एग्जांपल, तो अब मैं आपकी बॉडी में से क्या करूँगी, एंटीबॉडीज़ निकाल के रख लूँगी और लोगों में इंजेक्शन देना स्टार्ट कर दूँगी। बट रिकॉम्बिनेंट डीएनए एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से हम अपनी एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन ईस्ट और बैक्टीरिया में भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब उनकी बॉडी में हम एंटीजन बनाएंगे और उस एंटीजन को ह्यूमन ट्रायल करके ह्यूमन बॉडीज़ पे यूज़ करना शुरू कर सकते हैं। किस टेक्निक के थ्रू? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू कर सकते हैं। फिर कह रहे हैं वैक्सीन्स प्रोड्यूस्ड यूजिंग दिस अप्रोच अलाउज लार्ज स्केल प्रोडक्शन एंड हेंस ग्रेटर अवेलेबिलिटी ऑफ इम्यूनाइजेशन, जैसे कि हेपेटाइटिस बी जो होता है हम कहाँ से प्रोड्यूस करते हैं, ईस्ट में से। अब इंसुलिन वगैरह भी हम इकोलाई या बहुत अलग अलग सेल्स होते हैं ना, प्रोकैरियोटिक सेल्स वगैरह, वहाँ से हम यूज़ करते हैं और अपने इंसुलिन वगैरह की मास प्रोडक्शन करते हैं। वैक्सीनेशन आते हैं, कुछ बच्चों को इंसुलिन की डायरेक्ट इंजेक्शन्स लग रही होती है, तो ये वहाँ से ये सारी चीज़ें आती है। ठीक है, बस रुक जा रहे हैं, एलर्जीज़ नहीं कर रहे हैं। इम्यूनिटी केमिस्ट्री आपको लर्न करके आनी है वो। ठीक है, सुक्रोज, माल्टोज और गैलेक्टोज था, क्या था, लैक्टोज। सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज तीनों का स्ट्रक्चर बस। और एलर्जीज़ हम देखते हैं, कल लगा टाइम तो कल एलर्जीज़, एड्स, कैंसर, फिर उसका फिजिक्स की तो है ही है। अगर मुझे लगा कि टाइम में बुला सकती हूँ तो बुलाऊंगी आपको मैं, तो फिर पहले मैसेज ग्रुप में ही डालूंगी अगर बुलाना होगा, 3, 3:15, 3:30, तो फिर बुलाया तो मैं 4 बजे होगी आपकी फिज़िक्स की तो। ठीक है, ठीक है बच्चे, आप जाइए। परसों आपकी क्लास होएगी 10:30 से 11:30। ठीक है अमन? 10:30। हाँ जी, मैंने आपको आज से ही बताना शुरू कर दिया, आप भूल जाते हो ना। हाँ जी, जाना तो नहीं है ना कहीं? ठीक है बच्चे, ओके।